गुड मॉर्निंग आप सभी को। वैसे नहीं है जो शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं या दे के आ चुके हैं या जिनको देना है वो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा 27 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं सक्षमता परीक्षा में मैथमेटिकल क्वेश्चन, जिसको मैं आज सोल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनको पास चला जाए और वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए 27 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया पहला प्रश्न जो है, इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न 40 रुपये 8 पैसे को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न को मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि 40 रुपया और 8 पैसा 40 रुपया और 8 पैसा यहाँ पर, और 40 रुपया 8 पैसा को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा इसको आप देख लीजिएगा। मैं पूरा अब नहीं लिखूंगा, एक प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा यही सवाल है। तो 40 रुपया 8 पैसा को आप नहीं लिख सकते हैं, इससे सिंपल सवाल पूछ नहीं सकता है। तो इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ पर 40 रुपये 8 पैसा को किस तरह से लिख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। 4 आपको ऑब्जेक्टिव मिले होंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में दिए होंगे। 40 रुपया 8 पैसा को किस तरह से लिख सकते हैं, 8 पैसा को आपको 08 लिखना होगा। याद रखें 08 आपको क्यों लिखना होगा, यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख दीजिएगा 40 रुपया 8, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए पॉइंट के इधर आपका क्या होता है, रुपया होता है, आपको मालूम होगा। पॉइंट के इधर रुपया होता है, पॉइंट के बाद जो होता है वो आपका क्या होता है, पैसा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लिखा हुआ है 40, तो ये आपका 40 रुपया है, लेकिन ये 8 पैसा नहीं है। ये आपका इसके बाद अगर जीरो लगा दें, पॉइंट के बाद आपका जीरो लगा सकते हैं, तो ये 80 पैसा हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 40 रुपया को किस तरह से लिख सकते हैं, 40.08 इस तरह से आपको लिखना होगा। देखिए ये क्यों लिखा जाता है, आप मान लीजिए कि आपको डेट लिखना है, तो डेट आप किस तरह से लिखते हैं, जैसे 1 तारीख लिखना था 01/02/2024, तो जीरो क्यों लगाते हैं आगे, ताकि 1 डिजिट है, एक ही डिजिट है इसलिए जीरो लगाते हैं। लेकिन आपको लिखना होगा 12 तारीख, तो 12, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 12 है तो यहाँ पर 1 2 लिखते हैं, तो 01 इसीलिए लिखा जाता है ताकि 2 डिजिट बन जाए। तो यहाँ पर 8 को लिखना होगा 08, याद रखेंगे। कहीं कहीं आप लोग गलती ये कर देंगे कि 40.8 लिख देंगे और आपका गलत हो जाएगा। ये आपका ध्यान देना है कि ये आपका इस तरह से नहीं लिखना है। तो देख सकते हैं 40.50 पैसा, चाहे 50 पैसा लिखना है तो 5 इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहाँ जीरो भी लगा देंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपका ऑप्शन में किस तरह से दिया होगा ये आप देख सकते हैं। आपको इस तरह से पहला का आंसर हो जाएगा 40.08, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका, इसमें पूछ रहा है कि 111 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 111 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या को 2 बार गुना कर देते हैं। जो भी दिया रहता है वो संख्या, उसका स्क्वायर निकालना ही, उसका 2 बार गुना। जैसे 2 का स्क्वायर को पूछे तो आपको क्या करना होगा, 2 को 2 लिख देंगे, उन्हें 2 बार गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर कोई पूछे तो 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर पूछे तो 3 गुना 3 लिख देंगे, और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्क्वायर याद रखना होगा। कहाँ से कहाँ तक आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आप 30 तक याद रखें तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 11 तक ही पूछा है। देखिए 111 का स्क्वायर पूछा है, तो ये तो आपको हार्ड है। इसको आपको क्या करना होगा, 2 बार गुना कर लीजिएगा। कैसे करिएगा गुना, 1 1 1 में 1 1 1 से गुना करना है, तो गुना करके जो आएगा आंसर आप वो लिख दीजिएगा। पहला तरीका, ये स्क्वायर निकालने का बहुत सारे तरीका होता है। स्क्वायर निकाल आप सकते हैं गुना करके। पहला तरीका है कि आपका गुना करके निकाल लेना है। अगर आपको गुना आसान लग रहा हो तो गुना करके ही निकालें, और नहीं तो 111 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं केवल 111 के लिए बता रहा हूँ, या 11 का स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, केवल 11 का मैं बता रहा हूँ। तो 11 का क्या होता है आपको मालूम होगा, 121 होता है। तो ये कैसे होता है, इसका निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 11 के लिए 111 के लिए
4 गो 1 रहेगा, तो यानी कि उसको आप निकाल सकते हो किस तरह से। तो यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर के गो 1 है, आपका 2 गो 1 है। यहाँ पर काउंट करना है कितना 1 आपको दिया गया है, यहाँ पर 2 1 दिया गया है। तो आपको क्या लिख देना है, 1 2 लिख देना है। 2 1 है तो 1 2 लिख देना है। और उसके बाद रिपीट, इधर से भी आपको 1 2 लगना चाहिए, इधर से भी आपको 1 2 यानी उल्टा लगना चाहिए। इधर से भी हम काउंट करें तो 1 2, इधर से भी काउंट करें तो 1 2। तो उसी तरह से यहाँ पर के गो 1 है, आपको काउंट करना है। यहाँ पर 3 1 है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है। इधर से भी 1 2 3 लगना चाहिए, इधर से भी 1 2 3 लगना चाहिए। तो इधर और क्या चाहिए, 1 2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1, इस तरह से हो जाएगा। जैसे आपको निकालना है 1 1 1 1, 4 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर किस तरह से निकालिएगा, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं ऐसे बता देता हूँ कि इसका स्क्वायर किस तरह से होगा। यहाँ पर 4 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 2 3 4 लिख देना है। इसको वापस से रिपीट करना है, वापस से रिपीट करेंगे तो 3 2 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 लगना चाहिए। तो आपका स्क्वायर निकालने का तरीका है आसान है, केवल 1 1 1 के लिए ये तरीका है। लेकिन बाकी तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर गुना भी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 1 1 1 में करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 1 में करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 2 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर। यही आपका दूसरा प्रश्न था। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न में चलेंगे। तीसरा प्रश्न सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद तीसरा प्रश्न में चलूंगा। चलिए तीसरा प्रश्न में दिया गया है 2 + 2 माइनस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर दिया गया है 2 + 2 माइनस 2 गुना 2 भागा 2, इसका मान क्या होगा, वाट। मैंने यहाँ पर आपको निकालना है। आपका ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 + 2 माइनस 2 गुना, यहाँ पर 2 में 2 डिवाइड करना है। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो आपको नहीं आता है, बिल्कुल है। 2 में से 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या होता है, गुना होता है। पहले डिवाइड होता है, पहले याद रखें, पहले आपको डिवाइड यहाँ करना है, उसके बाद आपको गुना करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, घटाव करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, गुना करेंगे तो 2 + 2 और माइनस 2 एकम 2। उसके बाद आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न आपका है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत निकालें। चौथा जो प्रश्न है आपका कह रहा है क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य है जो विक्रय मूल्य का 60% है, विक्रय मूल्य का 60% है, ठीक है। तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य आपका 100 है, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका 100 मान लेते हैं, 100 रुपया। तो आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 का 60% क्या होता है, 60 रुपया होता है। तो 60 रुपया। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी आपको लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ कितना का होगा, यहाँ पर 100 ज़्यादा है, यहाँ पर 60 कम है, यानी आप खरीदे कितना में है, आप 60 रुपये में खरीदे हैं और उसी सामान को आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। 60 में खरीदे हैं, 100 रुपये में बेचे हैं, तो आपको 40 रुपया लाभ हुआ। 40 रुपया कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना होता है, विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको घटा देना होता है। किसको घटाना होता है, क्रय मूल्य को घटाना होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य को घटाएंगे, ठीक है, क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 में से 60 जाएगा तो 40 रुपया हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा, 40 रुपया हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, आपको फार्मूला याद रखना होगा, लाभ गुना 100 बटा में आपका क्या होता है, यहाँ पर क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लाभ कितना निकालें, 40 रुपया निकालें। 40 गुना 100 अब बटा में आपका कितना है, सीपी। तो सीपी आपका 60 होगा। देख सकते हैं यहाँ पर सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, इसको हम लोग सीपी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस।
तो यहाँ पर आप काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा कितना मरतबे कटेगा, ये 2 मरतबे कटेगा, 20 दूनी का 40, 20 60 और अब आगे नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 बटा क्या हो जाएगा 200 बटा 3, 200 बटा 3 को काटेंगे तो 66.5 आएगा। ऐसा ही कुछ आएगा 66.5 आएगा, 66.5% कुछ आएगा। आपको लिख देना है 66.66, ये कटते जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 66.5। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कोई पतंग ए। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न में दिया गया है, कोई पतंग ए 65-88 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हाइट दिया गया है, इस पतंग का ऊंचाई कितना है 65-88 मीटर। इस तरह से हम पतंग बना लेते हैं एक। यहाँ पर आपका जो हाइट दिया गया है 65-88 मीटर। तो इस तरह से इसका हाइट दिया गया है और कह रहा है कि तथा बी पतंग जो है, एक बी पतंग है जो इसका हाइट दिया गया है, यहाँ पर बी पतंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे डिजाइन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसका हाइट दिया गया है 7005 मीटर, 7005 मीटर, 7005 मीटर इतना पर उड़ रहा है। तो नीचे तो सेम होगा, डिस्टेंस तो नीचे से सेम होगा, लेकिन आपको निकालना क्या है इसमें कि बताइए, इसमें से आपको बताना है कौन सा पतंग कितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है और कौन सा पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा ऊंचा उड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि आपका बी जो है ये सबसे ज़्यादा मीटर पे उड़ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा बी होगा। तो बी, उसके बाद कॉमा दिया रहेगा, यहाँ पर आपको रंगना है, यहाँ पर आपको टिक मारना है, ठीक। तो यहाँ पर बी कॉमा, उसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें, कौन कितना अधिक पे उड़ रहा है। तो कौन तो हमको पता चल गया कि कौन सा पतंग उड़ रहा है। तो कौन सा पतंग सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा उड़ रहा है, तो ये आपका अधिक ऊंचाई पे है, बी जो है आपका अधिक ऊंचाई पर है। ये तो आपको पता चल गया कि बी जो है आपका अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन कितना अधिक ऊंचाई पर है। तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ये दोनों के बीच में आपको निकालना है कितना ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है। इतना ज़्यादा आपको ऊंचा उड़ रहा है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, यानी 7005 मीटर में से आपको घटाना कितना है 65-88 मीटर घटा देना है। यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, और ये हो जाएगा खत्म। इस तरह से आपका 417 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा बी कॉमा 417 मीटर, ये आपका ऑप्शन में रहेगा। तो आपको इसको टिक कर देना था। तो इस तरह से आप 5वां प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग 6ठा प्रश्न में चलेंगे। 6ठा प्रश्न बहुत आसान है, तो यहाँ पर मैं नीचे बना लेता हूँ 6ठा प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है -35 -7 प्लस -3। तो इसको सोल्व करना है, इसका मान क्या होगा इसका आपको निकाल के दिखाना है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप निकाल सकते हो। यहाँ देखिए, आपको पहले मैं तरीका बता दे रहा हूँ किस तरह से बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपका जोड़ के लिए है, गुना के लिए थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। गुना के लिए यहाँ जो होता है ना, ये माइनस माइनस, इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं गुण। यहाँ पर हम लोग प्लस में साइन को लिख देते हैं, लेकिन जोड़ में हम लोग प्लस में नहीं लिखते हैं। जोड़ में हम लोग साइन को, जो केवल बड़ा अंक होता है, उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि -4 और यहाँ पर प्लस में 3 दिया गया है, तो इस तरह से दिया गया। तो माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि माइनस होगा मतलब घटाना है, न कि आपको लिख देना है माइनस लिख देना है, नहीं, घटाना है। 4 में से 3 घटा देना है, कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा अंक बड़ा है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो यहाँ पर 4 वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है, 3 से बड़ा है कि नहीं है, तो 3 से बड़ा है। तो 4 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है, वो साइन आपको आगे लगा देना है। तो वही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए -35 और -7 है। तो -35 और -7 क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा इसको, 35 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, तो 35 बड़ा है, 35 जो है आपका बड़ा साइन है, तो यहाँ पर बड़ा अंक है तो बड़ा यहाँ पर 35 हो जाएगा। 35 के आगे कौन सा साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पर गुना हो रहा है, कोष्ठ के अंदर दिया गया है तो यहाँ पर गुना हो रहा है, तो गुना में भी सेम वही होता है, केवल माइनस माइनस का बदलाव किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर भी बन गया क्या, माइनस माइनस बन गया, तो -42 -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 45 होगा। माइनस में 45 क्यों होगा, क्योंकि 42 बड़ा है। उसके बाद 42 बड़ा है तो 42 के आगे कौन सा है, माइनस, और इसको क्या करना है, जोड़ कर देना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ना है। लेकिन साइन किसका होगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का आगे साइन लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसका साइन लग गया, यहाँ पर माइनस का साइन लग गया, तो इसका जो आंसर आ गया -45 आंसर राइट है। चलिए इसके बाद हम लोग 7वां प्रश्न में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इसको हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, दिया गया है 300 + 20 + 3 + 4/10 + 5/100, इसको सोल्व करना है। तो इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ है तो इसको आप दशमलव में भी सोल्व कर सकते हैं, और भिन्न के जोड़ आपको एलसीएम गुना भाग जो करते हैं आप वो करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो तीनों को जोड़िएगा तो 320 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 323 हो जाएगा। आपको तो जोड़ आता होगा, 323 हो जाएगा। उसके बाद 4/10, उसके बाद यहाँ पर 5/100, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। तो इस तरह से आप लिख के इसको आप एलसीएम लीजिएगा। 1 10 100 का एलसीएम कितना होता है, 1 10 100 का एलसीएम जो होता है आपका यहाँ पर होता है कितना, देख लीजिए, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 10 से आप सीधे डिवाइड कर सकते हैं 1 मरतबे, और ये हो जाएगा आपका 10 मरतबे। उसके बाद डिवाइड तो होगा नहीं, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 10 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा 100 होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख देंगे। चलिए 100 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा कितना मरतबे, 100 मरतबे। तो यहाँ पर 100 में 323 से गुना करना पड़ेगा, तो 323 में डबल 0 लग जाएगा। उसके बाद 10 से 100 को डिवाइड करिएगा तो 10 मरतबे, और 4 में गुना करिएगा तो 40। उसके बाद यहाँ पर 100 में 100 से डिवाइड करिएगा तो 1 मरतबे, और 5 में गुना करिएगा तो 5। तो इसको सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो 323 में डबल 0 है, उसके बाद 40, उसके बाद 5 जोड़ना है तो हो जाएगा 323, और यहाँ पर 40 की जगह यहाँ पर 45 हो जाएगा, 40 × 5 45, और 45 यहाँ पर जुट के इस तरह से आ जाएगा। इसके बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर मेन विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा, पॉइंट कहाँ पर बैठता है। चलिए पॉइंट कहाँ पर बैठेगा, पॉइंट कहाँ पर बैठेगा आपको इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर डबल 0 है तो पॉइंट कहाँ पर बैठेगा। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं पॉइंट वाला जोड़ घटाव गुना भाग। मैं इसके लिए अलग से, आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि पॉइंट वाला जोड़ घटाव गुना भाग किस तरह से बनता है, पॉइंट किधर घसकता है, किधर आगे बढ़ता है, इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो। वरना आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिनना होगा पॉइंट कितना है, 1 के नीचे के 0 है, तो यहाँ पर आपको गिनना है तो 0 के गो है, 2 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 0 है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट बैठेगा, यहाँ पर 3 2 3, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, उसके बाद 4 और 5 दे देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका क्या है कि 4/10 है, 4/10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। 4/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4। देखिए 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट दिया 1 अंक दिया, तो उसी तरह से आपको 5/100 को लिखना है। देखिए 5/100 दिया गया है, तो 5/100 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 तो कटेगा नहीं, नीचे वाला 100 ऊपर वाला को डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप 0 लगाइएगा, फिर भी नहीं कटेगा, तो फिर आपको 0 देना होगा, और फिर से 0 लगाइएगा तब आपका 5 मरतबे कटेगा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी को समझना है कि यहाँ पर देखिए 2 0 है तो आपको काउंट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अंक है, यहाँ पर 2 0 है,
तो आपको पॉइंट के बाद कितना चाहिए, 2 अंक चाहिए, क्योंकि डबल जीरो दिया गया है तो आपको 2 अंक चाहिए। तो आप 5 तो लिख देंगे, लेकिन आपका डबल अंक तो हुआ नहीं, तो डबल अंक के लिए आपको 0 देना होगा। उसी तरह से आप कमेंट करके बताइएगा कि 4/1000 इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और 16/10 इसको किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जीरो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पर 1 जीरो है तो 1.6 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो है तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, जो पहले से 2 अंक दिया गया है, तो यहाँ पर 1 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, तो इसी पे बैठा देंगे पॉइंट। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 अंक है ऊपर में, नीचे आपका 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए, पॉइंट के बाद आपका 3 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक होना चाहिए, तो पहले 0 पॉइंट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 1000 से 4 को डिवाइड करेंगे, कभी कटेगा ही नहीं। 1000 को आपको 4 को डिवाइड करना है, कभी नहीं कटेगा। तो इस तरह से नहीं कटेगा, तो आपको क्या देना होगा, 0 पॉइंट देना होगा, उसके बाद आप काट सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 4 तो पहले दे देंगे, 4 तो है तो 4 इधर दे देंगे, लेकिन हमको 3 अंक होना चाहिए, तो 2 जीरो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इधर में 2 जीरो लगा लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.004। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो घटाव है एक तरह से। आम और सेव का कुल वजन दिया गया है, और आपको निकालना है, यहाँ पर सेव का वजन निकालना है, जिसमें आम का वजन को घटाना है। तो चलिए हम लोग इसको भी मिटा लेते हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको बताया था कि पॉइंट वाला आप कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखिए 8वां प्रश्न जो है, आम और सेव का कुल वजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आम और सेब, आम प्लस सेब, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं। आम प्लस सेब का कुल वजन जो है ये आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, आपका वजन जो दिया गया है 10 kg दिया गया है। यहाँ पर रुपया में नहीं होगा, वजन तो केजी में होता है, तो यहाँ पर रुपया लिखे जा रहे थे। 10 kg और क्या दिया गया है, 10 kg और 587 ग्राम, 587 ग्राम ये दिया गया है आम और सेब का वजन। और उसके बाद आम का वजन केवल दिया गया है, आम का वजन दिया गया है। तो आम का वजन दिया गया है कितना, 6 kg और 6 kg और 380 ग्राम। तो कह रहा है कि बताइए सेब का वजन क्या होगा। भाई सेब का वजन क्या होगा आपको निकालना है, तो क्या कीजिएगा, सेब का वजन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, घटाव कर देना है। तो बीच में आपको पॉइंट दे देना है दोनों जगह। और केजी जो हम इस तरह से लिखे हैं, केजी आपको इस तरह से नहीं लिखना है, केजी आप ऊपर भी लिख सकते हैं, घटाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वजन दिया गया था, क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी तरह से यहाँ पर मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाव कर देना है, सिंपल घटाव हो जाएगा। यहाँ पर घटाव किस तरह से होगा, 7 में से 0 गया तो 7 हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो इस तरह से 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 1 ग्राम में आ गया। उसके बाद इधर देख लीजिएगा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्या आया, केजी आया, तो 4 kg 207 ग्राम। तो ये आपका वजन निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है वो लाभ और हानि से है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 350 रुपया में से किसी सामान को खरीद कर, यानी आपका जो क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य जो है आपका दिया गया 350 रुपया में कोई वस्तु को खरीदते हैं, ठीक, और 400 रुपया में बेच देते हैं। यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य जो है आपका 400 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो 400 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए 350 रुपया में यानी 350 में खरीदे हैं कोई सामान को और 400 में बेच दिए, तो कितना का लाभ हुआ, 50 रुपया का लाभ हुआ। सिंपल है। तो यहाँ पर आपको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय में से विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, घटाना है क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य को घटाइएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ बनाना नहीं है, आप जितना जल्दी सोल्व करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट घटाना होगा। आपको तो आंसर मारना है वहाँ। तो आपको 400 में से 350 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 रुपया का फायदा है, ये तो आपको पता चल गया। और लाभ प्रतिशत अभी निकालने के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत के लिए लाभ होता है लाभ गुना 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। नीचे में आपका क्रय मूल्य होता है, हमेशा याद रखेंगे, नीचे में आपका क्रय मूल्य होता है हमेशा। तो यहाँ पर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, लाभ कितना लाए थे 50 और यहाँ पर 100
और उसके बाद क्रैमुल कितना है, क्रैमुल आपका कितना है, तो क्रैमुल यहाँ देख लीजिएगा 350 है, तो 350। तो इस तरह से काटिएगा तो 5 सते 7 मतलब कट जाएगा, और 100/7 तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट में जो आएगा आप लिख दीजिएगा। पॉइंट में कितना आएगा, 1 मरतबे कटेगा, यहाँ पर 7 लगेगा, फिर 4 मरतबे कटेगा, 7 चौके 28, उसके बाद यहाँ पर बचेगा तो 2 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पर पॉइंट बैठा के इस तरह से आपका 14% या कुछ आ सकता है, आप देख लीजिएगा डिवाइड करके। यहाँ पर 100/7 को आप डिवाइड कर लीजिएगा बढ़िया से। आपका जो आंसर हो सकता है कि मेरा गलत हो, तो आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आंसर आ सकता है, तो आपका आंसर इतना ही आएगा। चलिए आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 10वां प्रश्न जो है ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। चलिए 10वां प्रश्न जो है यहाँ पर आपको दिया गया है 1 से 100 तक आपको योग निकालना है। यानी जो 10वां प्रश्न दिया गया है, देखिए कह रहा है कि 1 2 3 कॉमा डॉट 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 100 तक का योग निकालें। ठीक है, योग मैंने जोड़ के बता देना है कि कितना होगा, योग बराबर क्या होगा, योग निकालें या बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो 1 से 100 तक आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो आप किस तरह से निकालिएगा, देखिए 1 से 100 तक जोड़ना है, यानी ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, याद रखिए एसएन का क्वेश्चन है, यानी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का, तो उससे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको 1 से 100 तक अगर लिखने जाइएगा तो आप कभी जोड़ ही नहीं पाइएगा। इस तरह से आप लिखिएगा 100 तक, तो आपका 3 पन्ना 4 पन्ना में तो 100 तक लिख ही पाइएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला इसका जो होता है, पहला फार्मूला होता है n, अगर कोई लगातार संख्या हो तो n + 1 बटा में आपका 2 होता है। ये लगातार संख्या के लिए है, लगातार संख्या के लिए, ठीक है। लगातार संख्या के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, और लगातार संख्या के लिए इस तरह से आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो n का मतलब नंबर ऑफ टोटल, जितना भी आपको जोड़ना है, यहाँ पर जिसको भी जोड़ना है कितना नंबर है टोटल, आपको 100 तक जोड़ना है तो 100 अंक होगा, यानी कि 100 तक जोड़ना है तो यानी 100 को नंबर को जोड़ना होगा, और 100 + 1 इस तरह से लिख दीजिएगा बटा में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और बटा में 2, और यहाँ पर 2 से ये जो है, ये 2 से आप इसको डिवाइड करिएगा तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर मैं काट दिया, यहाँ पर काटना था, चलिए यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 में 101 से गुना करना है तो आ जाएगा 5 0 5 0। इस तरह से आप निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा तरीका आप देख लीजिएगा। ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड, आप इसको याद रखिएगा। अगर लगातार संख्या रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। आपको जो फार्मूला लगाना है, आपको लगाना है n/2 a + l, ये फार्मूला लगाना है। चाहे ये संख्या रहे, लगातार रहे, चाहे मत रहे, आपको ये फार्मूला लगा के निकाल देना है आसानी से। अब यहाँ पर a क्या है, तो a का मतलब होता है पहली संख्या, प्रथम पद कहते हैं जिसको, पहली संख्या। और l का मतलब क्या होता है, लास्ट संख्या, यानी अंतिम संख्या। लास्ट संख्या मतलब अंतिम संख्या, ठीक है। लास्ट संख्या मतलब क्या होता है, अंतिम होता है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या, आपको ये फार्मूला लगा के आप कोई भी प्रश्न को निकाल सकते हैं। ये लगातार रहे चाहे मत रहे, आप किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर जोड़ करना हो तब, न कि आपको दूसरा चीज निकालना हो। यहाँ पर जोड़ करना होगा तो आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आप बता दीजिएगा टोटल n का मान कितना होगा, 100 अंक जोड़ना है तो n का मान 100 हो जाएगा, 100/2। और यहाँ पर a + l, तो a का मान क्या है, a का मान मतलब पहली संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, और प्लस, और लास्ट संख्या क्या है, तो लास्ट संख्या यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, लास्ट संख्या 100 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा कि यही चीज हम लिख दिया है। देखिए यहाँ पर लग रहा है ना कि यही चीज हम लिख दिए हैं, और इसको आप सोल्व करिएगा तो ये 50 हो जाएगा, और 50 ये हो जाएगा 101।
तो ये हो जाएगा 101, गुना करिएगा तो 50-50, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन ये लगातार संख्या के लिए नहीं है, ये सारा कोई भी कैसू भी क्वेश्चन पूछे आपको जोड़ निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। जैसे 26 तारीख को पूछा गया था प्रश्न, उसमें पूछा था कि बताइए लगातार विषम 11 संख्या, यानी 11 को विषम संख्या पूछा गया था। तो 11 को विषम संख्या का है का मतलब 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद आपको 11 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा। इसको जोड़ना था, ये लगातार जो है 11 को विषम संख्या है, इसको जोड़ना है तो आपको निकालना था इस तरह से। तो आप पहले लिख लीजिएगा 11 विषम संख्या इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर आपको यही फार्मूला लगाना है। एन का मान कितना होगा, 11 होगा। एन का मान 11 क्यों होगा, क्योंकि 11 को संख्या टोटल है, तो 11/2। और यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है 21 है, तो 21, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 11/2 गुना 22, और यहाँ से काटेंगे तो 11, तो 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। हाँ, नहीं तो लिख के जोड़ने जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लिख के आप जोड़ नहीं सकते हैं इतना आसानी से। तो ये 26 तारीख को पूछा गया था, तो ये प्रश्न जो है आपको ये भी 26 को पूछा गया है और 27 को भी पूछा गया है, हो सकता है 28 को भी पूछ दे। तो आप डायरेक्ट, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकाल भी सकते हो, या तो आप आंसर भी याद रख लोगे, 50-50 आंसर आएगा, आप आंसर याद कर लेना, आपको आसान होगा। आप आंसर याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। और यहाँ पर विषम संख्या या सम संख्या कुछ भी पूछे, आप ये फार्मूला लगा लीजिए, ये फार्मूला लगा के आप कोई भी संख्या को निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या, चाहे लगातार हो चाहे मत हो। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लास्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो 27 तारीख को पूछा गया था, लगभग जो क्वेश्चन पूछे थे 28 से 30 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 12 प्रश्न ही मेरे पास आया है, इसीलिए मैं 12 प्रश्न को ही सोल्व कर रहा हूँ। और बाकी सब कुछ प्रश्न जो थे आपको सही गलत के क्वेश्चन थे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कथन के अनुसार क्वेश्चन थे। तो कथन का क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं सोल्व कर रहा हूँ, केवल मैथमेटिकल क्वेश्चन जो बनाने लायक है उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इस फार्मूला को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला जो है n/2 a + l, आपको इसको नोट कर लेना है, या तो लगातार संख्या के लिए आप ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ये सारा फार्मूला के लिए, सभी के लिए है। देखिए, कोई भी लगातार हो चाहे मत हो, सभी यहाँ पर नियम के लिए, चाहे सूत्र या सभी के लिए फार्मूला है, सभी के लिए फार्मूला लिख लेता हूँ, सभी के लिए फार्मूला है, ठीक है। चाहे लगातार रहे चाहे मत रहे, सभी के लिए फार्मूला है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, n/2 a + l। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 11वां जो प्रश्न है वो मोड के अनुसार दिया गया है। चलिए, हम लोग लिख लेते हैं। 11वां प्रश्न जो है आपका क्या दिया गया है, मोड पे है। देखिए, यहाँ पर मोड में दिया गया है 2 + -3 + -7, इस तरह से मोड में दिया गया है और मान पूछ रहा है। तो क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। चलिए, इसका मान आप बताइएगा कितना होगा। मोड में प्रश्न है, तो मोड के अंदर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी संख्या रहे उसको बाहर निकालना होता है, वो भी पॉजिटिव साइन में निकालना होता है। याद रखेंगे, अगर मोड में कोई भी संख्या नेगेटिव में रहे, मतलब माइनस लगा रहे, तो उसको हम लोग प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले से मोड में है तो प्लस में है, तो इसको हम लोग प्लस में ही लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। इसको आपको ध्यान देना है, ये बीच वाला संख्या को, कि इसको आपको प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। लेकिन अगर मोड के अंदर माइनस में है तो इसको भी हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस में 3 हो गया। और यहाँ पर प्लस है, उसके बाद ये 7 माइनस में है, तो मोड के अंदर से जब भी बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा। और तीनों को जोड़ देना, तो 3 2 5, 5 7 कितना होता है, 12 होता है। तो ये आसानी से सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 याद रखेंगे, अगर मोड के अंदर नेगेटिव में रहे तो वो भी पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव रहे तो वो भी पॉजिटिव होता है। यानी नेगेटिव संख्या या पॉजिटिव रहे, हमेशा क्या होगा, मोड के बाहर निकलेगा हमेशा, तो हमारा पॉजिटिव होगा, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये 26 को भी पूछा है और 27 को भी पूछा है।
याद रखें 26 और 27 को भी पूछ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर पूछा गया है ACI से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, आप याद रख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है, मूलधन जो है 7500 है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 7500 रुपया लगाता है। इसका मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। आपको याद रखना है यहाँ पर 7500 रुपया जो है आपका मूलधन दिया गया है। इतना रुपया कोई लगाता है तो उसको देखिए 2 साल पे, देखिए 2 साल पे 2% कितना परसेंट होता है? नहीं, यहाँ पर 2 साल पे नहीं, आपको याद रखना है 1 साल पे आपको 2% होता है। दूसरे साल यानी दूसरे साल भी, पहली साल को ये दूसरे साल को, दूसरे साल आपका कितना परसेंट होता है? 4% इसको फायदा होता है, यानी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल जो है, तीसरे साल इसको 5% फायदा होता है। तो आपको निकालना क्या है? आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए आपको निकालना था, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, आपका होता है यहाँ पर P गुना 1 + R/100 और यहाँ पर n रहता है। तो n यहाँ पर मतलब टाइमिंग, तो यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर 3 बार दिया गया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। यहाँ पर मैं पहला ही लिख देता हूँ, पहला। तो पहला साल 2% का ब्याज मिला, उसके बाद 4% का मिला, उसके बाद 5% का मिला। तो इस तरह से मिला। तो यहाँ पर P का मान कितना है? P मतलब मूलधन होता है, P का मतलब मूलधन। तो यहाँ पर 7500 है गुना 1 + R का मान मतलब कितना परसेंट? रेट, R का मतलब होता है रेट। तो यहाँ पर 2%, तो पहला बार 2% मिला। और यहाँ पर टाइमिंग एक पहला साल है तो एक ही रहने देंगे। उसके बाद गुना, इस तरह से लगातार दिया गया है तो आपको इस तरह से लिख देना है, एक ही में सारा कुछ लगा देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद 4, उसके बाद 1 + 5/100। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख दीजिएगा एक ही बार में। अच्छा, पहला साल यानी पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, मैंने 3 साल का निकल गया। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर देना है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन दोनों में पूछा गया है, 26 को भी पूछा गया और 27 को भी पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आंसर लगा दूंगा इसका, आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा। तो 100 + 1, 100 यहाँ पर 100 + 2 क्या हो जाएगा? 102, 102/100, 104/100। यहाँ पर एलसीएम कर दीजिएगा, एलसीएम एक तरह से हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 104/100 गुना, इधर हो जाएगा 105/100। और इतना लंबा गुना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दोनों में पूछा गया है, याद रखें। 26 को भी पूछा गया है, 27 को भी पूछा गया है। तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट लगा दूंगा। यहाँ पर ये बहुत लंबा गुना है, आंसर थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग सोल्व कर दिए हैं। और एक प्रश्न और है, मैंने देखा था वहाँ पर लिखा था, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्वेश्चन जो था अगला, आपका क्वेश्चन नंबर 13 कहिए चाहे 14 कहिए, जो भी कहिए, हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि इनमें से आपको बताना है आप कितना जानते हैं, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या की प्रकृति रखता है? पूर्ण संख्या की प्रकृति रखता है, प्रकृति रखता है। तो इस तरह से सवाल था। तो ये कथन का सवाल था, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्ण संख्या की प्रकृति रखता है, यानी पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कौन सा संख्या इसमें से हो सकता है, इस तरह के सवाल थे। तो एक तरह से कथन का सवाल है। मैं आपको 5-6 ऑप्शन दे रहा हूँ। चलिए, ऑप्शन ए में आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर
बताइएगा 15%, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 5 का स्क्वायर और ऑप्शन ई रूट में 4, रूट में 2, 4 नहीं 2। चलिए, तो इस तरह से मैं आपको 5-6 ऑप्शन दे दिया हूँ। आपको इनमें से बताना है कि कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या की प्रकृति रखता है, मतलब पूर्ण संख्या हो सकता है। ये 5 ऑप्शन मैं दिया हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए दिया हूँ कि इनमें से कौन ऐसा संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। आपको बताना है कि पूर्ण संख्या कौन कौन हो सकता है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या, आप जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कौन हो सकता है, यहाँ पर कौन सा आंसर हो सकता है पूर्ण संख्या। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं पहले आप समझिए। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जहाँ तक जाए, अनंत तक, एन तक जाए, मतलब कि इसका लास्ट नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर इसको कहते हैं, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप गिनती करते होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं बोलते हैं आप। जब भी बोलते हैं 1, 2, 3, 4 बोलते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डॉट एन, मतलब कि लास्ट इसका भी नहीं पता है। तो इस तरह से ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 0, 1, 2, 3, 4 तो ये सारा का सारा ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 को छोड़कर 0 आपका पूर्ण संख्या में आता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि क्या ये जो है 15% जो दिया गया है ये क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा पूर्ण संख्या, क्योंकि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो बटा में 100 दे दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, बटा में जिसको लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, जो बटा में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं। और दूसरा चीज क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये पूरा जो लिखा गया है, ये पूरा फॉर्मेट जो लिखा गया है इस तरह से 15/100, इसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। तो बताइए कि 15% जो लिखा गया था ये पूर्ण संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो पहला ये गलत हो गया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिया गया है केवल, तो 12 पूर्ण संख्या हो सकता है। तो मैंने बताया 0, 1, 2, 3, 4 इसको हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, 11, 12, 13, तो ये आपका पूर्ण संख्या हो सकता है। ये आपका सही है, सही है, याद रखिएगा सही है। और ये भी आपका बटा में लिखा गया है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, भिन्न या परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, इसमें सिंगल फिंगर रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो आपका पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप बटा में लिख देते हैं तो ये पूर्ण संख्या न प्राकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर जो कहलाता है आपका भिन्न कहलाता है, या तो परिमेय संख्या कह सकते हैं। और तो ये भी तो आपका नहीं हुआ, याद रखें। उसके बाद 5 का स्क्वायर है, तो इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो, लेकिन अगर इसको सोल्व करके हम लोग कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 25 होगा। अब 25 को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी फॉर्मेट में अगर लिखा रह जाए तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको सोल्व करके आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोल्व करके नहीं कह सकते, सोल्व करके कह सकते हैं। और 5वां जो है ई ऑप्शन आपका रूट में लिखा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा रूट में रहेगा और तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं।
लेकिन पूर्ण वर्ग रहेगा तो परिमेय हो जाएगा। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा 4, तो ये रूट में 4 है तो इसको अपरिमेय नहीं कहेंगे, परिमेय कहेंगे। इसका मान निकलता है रूट मैंने 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, 2 होता है, याद रखेंगे। तो ये 2 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा, 2 हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट में 2 लिखा रहेगा, रूट 3 लिखा रहेगा, तो इस तरह से हमारा परिमेय नहीं होता है। और एक और ऑप्शन दे देते हैं आपको, मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ दे देता हूँ। ऑप्शन एफ में माइनस में दे दे रहा हूँ -1 या -4, कुछ भी ले लीजिए, -5 ही ले लीजिए, चलिए, या -51, कुछ भी ले लीजिए। तो बताइए कि -51 जो लिखा गया है, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको याद रखना है ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, याद रखिएगा। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ये हो गया रेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर, और ये आपका इंटीजर, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर में ही दिया रहता है, सारा क्लास में दिया रहता है, इस तरह से लिखा रहता है -5 -4 -3, एक लाइन पे दिया रहता है, आपको इस तरह से लाइन मिलेगा, इसी पे ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, और यहाँ पर बीच में रहता है 0, उसके बाद यहाँ पर प्लस में रहता है सब 1 2 3 4। तो इस तरह से जहाँ तक जा सकता है, इधर भी जहाँ तक जा सकता है। तो ये आपका क्या होता है, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, ये सारे के सारे पूर्णांक होता है। तो याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है। 51 है पूर्ण संख्या, लेकिन माइनस लग गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही मैं ख़त्म करता हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में एक क्लास जो था आपका ये जो पूछा गया था क्लास 10 और 9 सब मिला के पूछता है, तो आप याद रखेंगे। और ये पूछा गया था 27 फरवरी को पूछा गया था। मैं 26 फरवरी का वीडियो नहीं बनाया हूँ, 26 फरवरी का मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैं 26 का भी बनाऊंगा और 28 का भी बनाऊंगा। तो मैंने पहले 27 का बना दिया, आप इसको पहले देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा कठिन सवाल तो आ नहीं रहे, अगर आपको बनाने आता है तो आपके लिए आसान है, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, वो तो छोड़ कर चल जा रहे होंगे, या तो रंग कर कुछ भी रंग दे रहे होंगे, ये हमको मालूम है, कुछ भी रंग के चल जा रहे होंगे। तो इस तरह से आप नहीं कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि कुछ सीख कर जाएं, कुछ बना कर जाएं। आपको पॉइंट वाला जोड़ घटाव दे रहा है, और ये भी प्रश्न जो दिया गया था 7500 वाला जो दिया गया था, वो आपको दोनों दिन पूछा है, आपको मालूम होगा। और 1 से 100 तक जोड़ने वाला इस तरह के प्रश्न जो है, इसका मैंने फार्मूला जो लिखाया है a + l n/2 इस तरह से लिखा है, जो आप उसको ज़रूर रट लीजिएगा, एकदम रट के जाइएगा, आपको सवाल पूछ ही रहे हैं। तो चलिए, आपके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए केवल बना रहा हूँ, टीचर के लिए, जो भी आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बनाएंगे उसमें 28 और 26 का क्वेश्चन बनाएंगे, 26 फरवरी और 28 का क्वेश्चन। और जिस तरह से हमको क्वेश्चन मिलेगा उसी तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।